नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। अमेरिका के एक एनजीओ ने भारत की फ्रीडम रैंकिंग घटा दी है। यानी अमेरिका की एनजीओ कह रहा है कि भारत में लोगों की आजादी घटी है। आज हम इस नजरिए की पड़ताल करेंगे और यह भी जानेंगे कि जब भारत बढ़ता है तो क्या अमेरिका जलता है। और पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन खुद ममता ने के लिए नंदीग्राम सीट को क्यों चुना है और वहां पर कैसा चुनाव होगा। हरियाणा के निजी कंपनियों में 75% लोकल लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। इसे किसान आंदोलन से क्यों जोड़ा जा रहा है और यह आरक्षण कैसे विकास में बाधक बन सकता है, आज इसका विश्लेषण। और आज हम दिखाएंगे अर्जुन टैंक से टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टिंग। इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है और यह कैसे रण क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। आज शुरुआत सबसे पहले एक सवाल से। यह सवाल हम 135 करोड़ भारतीयों की, जो भारतीय हैं, उनकी ओर से पूछना चाहते हैं और यह सवाल पूरी ताकत के साथ पूछना चाहते हैं। भला फ्रीडम हाउस कौन होता है भारत को फ्रीडम स्कोर देने वाला? खबर यह है कि अमेरिका की फंडिंग पर पलने वाले एक थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में भारत का फ्रीडम स्कोर घटा दिया। यह संस्था हर साल अपना स्कोर जारी करती है और इस साल इसने अपनी रिपोर्ट में भारत का दर्जा फ्री से घटाकर पार्टली फ्री कर दिया है। मतलब यह कि फ्रीडम हाउस कह रहा है भारत पहले लोकतांत्रिक तौर पर स्वतंत्र था, लेकिन अब आंशिक स्वतंत्रता है। यानी भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक आजादी पहले के मुकाबले घट गई है। एक रिपोर्ट का नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, जो कि एक सालाना रिपोर्ट है और दावा किया जाता है कि इसके जरिए दुनिया भर के देशों की राजनीतिक और नागरिक आजादी का मूल्यांकन किया जाता है। थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने जो रिपोर्ट जारी की है वो 2020 की है और 210 देशों की इस रेटिंग में भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र के दर्जे में डाल दिया गया है। रिपोर्ट में भारत का स्कोर 71 से घटकर 67 कर दिया गया। राजनीतिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए जहां भारत को 40 में से 34 अंक दिए गए, वहीं सिविल लिबर्टी यानी नागरिक स्वतंत्रता के लिए 60 में से महज 33 अंक। इसी के साथ भारत की रैंकिंग भी 83 से घटाकर 88 कर दी गई है। इस रिपोर्ट को जो भी पढ़ेगा उसे यही लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोगों के अधिकार सीमित हो गए हैं। जाहिर है भारत की छवि खराब करने की फिराक में बैठे लोग या संस्थान भी इसका अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपका यह जानना भी जरूरी है कि रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था फ्रीडम हाउस है कौन। लेकिन पहले जरा अमेरिका की इन तस्वीरों को याद कर लीजिए। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा ने अमेरिका के लोकतंत्र को हिला दिया। इन तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया हिल गई और अमेरिका का लोकतंत्र एक झटके में बौना पड़ गया। इसी तरह अमेरिका में नस्लभेदी हिंसा भी हुई। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों को देखा। लेकिन फ्रीडम स्कोर देने वाली इस संस्था को अमेरिका की नागरिक स्वतंत्रता खतरे में नहीं दिखती। इस संस्था ने अमेरिका को 100 में से 83 अंक दिए हैं। अमेरिका को राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में 40 में 32 और नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणी में 60 में से 51 नंबर मिले हैं। और इसकी असली वजह यह है कि फ्रीडम हाउस को अमेरिका से फंडिंग मिलती है। संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक वर्ष 2016 में इसकी 86% फंडिंग अमेरिका ने की। वर्ष 2019 आते आते यह आंकड़ा और बढ़ गया। अमेरिका ने इस वर्ष अपनी फंडिंग बढ़ाकर 94% कर दी। जरा सोचिए,
जो संस्थान लगभग पूरी तरह से अमेरिकी फंडिंग पर पल रहा हो, वो अमेरिका में लोकतांत्रिक अधिकारों के पुर्जा पुर्जा होने की तस्वीरों पर भला क्यों ध्यान देगा? और वो भला क्यों नहीं अमेरिका में लोकतंत्र के बंधक बनने की तस्वीरों को छिपाने की कोशिश करेगा? ये नव साम्राज्यवादी ताकतें भारत की छवि को इसलिए खराब कर रही हैं कि भारत एक ताकतवर देश के रूप में दुनिया में उभर रहा है। भारत का दुनिया की राजनीति में, दुनिया की अर्थव्यवस्था में, खास करके कोविड के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत की विश्वसनीयता के कारण इनमें एक छटपटाहट है। इसी छटपटाहट को वे विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। कभी इनकी रिपोर्ट आती है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, कभी रिपोर्ट आती है भारत में प्रेस की आज़ादी नहीं है। वो कौन होते हैं हमारी प्रेस की आज़ादी तय करने वाले? ऐसे नव साम्राज्यवादी रिपोर्ट को मैं गटर इंस्पेक्टर का रिपोर्ट उसी तरह मानता हूं जैसे महात्मा गांधी ने कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पुस्तक को कहा था। जिस तरह से जो रेटिंग जो उन्होंने कही कि लोकतंत्र के लिए हमने ये रेटिंग कम करी है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए कि इसके क्या कारण हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव एक अपना इनपुट लेके इसको सोचें और इसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए ताकि हम वापस पुराने स्तर पे जा सके। फ्रीडम हाउस जिस फ्रीडम स्कोर का दावा करता है उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, राजनीतिक आजादी, विरोध प्रदर्शन का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता जैसे मानकों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन मानकों की परिभाषा तय करते हुए ये अमेरिकी संस्था अपनी आंखों पर पक्षपात का चश्मा पहन लेती है। शायद इसे पता नहीं है कि भारत में जैसी भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता है वैसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। भारत में विचारों का संघर्ष होता है लेकिन लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं पड़ता। इसी अमेरिका के थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 में भारत को उन देशों की सूची में ऊपर रखा था जहां के नागरिक अपने देश में लोकतंत्र से सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं। आइए आपको फ्रीडम हाउस के तर्कों को ध्वस्त करने वाले कुछ और तथ्यों के बारे में बताते हैं। फ्रीडम हाउस का संबंध जॉर्ज सोरोस से भी है। जॉर्ज सोरोस वही अमेरिकी उद्योगपति हैं जिन्होंने पिछले वर्ष भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए कहा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध करते हुए सोरोस ने कहा था कि कश्मीर पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और वहां के लोगों की नागरिकता छीनने की धमकी दी जा रही है। ये कड़ी यही नहीं रुकती। दरअसल जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं और इस संस्थान की वेबसाइट पर फ्रीडम हाउस का भी नाम उन संस्थानों के बीच है जो तथाकथित सामाजिक गतिविधियां चलाते हैं। इस बात को ऐसे भी समझिए कि जॉर्ज सोरोस कश्मीर के बहाने भारत को बदनाम करना चाहते हैं और फ्रीडम हाउस भी फ्रीडम स्कोर के बहाने यही काम कर रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कश्मीर को भारत के नक्शे के साथ नहीं दिखाया गया है और कश्मीर को अलग से फ्रीडम स्कोर दिया गया है। यहाँ जानबूझकर कश्मीर को नॉट फ्री की श्रेणी में रखा गया। लेकिन जॉर्ज सोरोस और उनके भारत विरोध का इतिहास देखते हुए आप समझ गए होंगे कि फ्रीडम हाउस ने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही प्रोपेगेंडा जीवियों को आज हम कश्मीर की असली तस्वीर भी दिखाएंगे। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की आवाज है। संगठन के चेयरमैन सरदार सगीर खान ने पाकिस्तान सरकार के जुल्म के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अब हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। फ्रीडम हाउस जरा ध्यान से सुन ले और देख ले। जिस कश्मीर को उसने अपनी राजनीतिक सुविधा से नंबर देने की कोशिश की है उसे अब सिर्फ एक ही अधिकार मिलना बाकी है और वो अधिकार ये है कि POK के लोग भी अब भारत में मिलना चाहते हैं। जाहिर है ये तस्वीरें पाकिस्तान भी देख रहा होगा और उसे परेशानी भी हो रही होगी। इसलिए फ्रीडम हाउस और उसकी साजिश में शामिल लोगों के लिए एक और ताज़ा तस्वीर। भारतीय सेना जहां लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार अपनी पोस्ट पर टिकी है, वहीं दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय सेना का ये भी है कि जो ऊडी जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, यहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना बहुत ही चुनौती भरा था। और अब 2021 की अगर बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो सटीक वाले इलाके हैं वहां तक आप देख सकते हैं सड़कें जो हैं बिल्कुल पहुंच चुकी है। विंटर के सीजन में
लंबे जो पावर कट्स है वो यहाँ के लोगों को देखने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उससे कई मुश्किलातें उनके लिए पैदा होती हैं। अब जो सेना है उनकी तरफ से इस इलाके में पहली बार देश में ऐसा इतिहास रचा गया है कि सोलर ग्रिड स्टेशन आज यहाँ इनॉग्रेट किया जाएगा इंडियन आर्मी द्वारा, और ये पहला देश का पायलट प्रोजेक्ट होगा। मौसम में क्या क्या रहती हैं परेशानियां और इसको कितना बड़ा कदम समझते हैं आप? ये तो बहुत बड़ा कदम है सर। जैसे मतलब लाइट तो होती नहीं है विंटर में, एक घर से दूसरे घर जाने में दिक्कत होती है। 10 से 12 फीट बर्फ पड़ती है सर यहाँ, तो मेन लाइट कहाँ से रहेगी, नहीं रहती। इससे तो बहुत फ़ायदा होगा। मतलब जैसे 6 महीने यहाँ लाइट चलती है, जो 6 महीने विंटर के होते हैं, तो उसमें तो 6 महीने में मुश्किल से 2 महीने चलती है लाइट, और 3 महीने तो होती नहीं है लाइट। ये वही संस्थान है जिसकी 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग रोकने की बात की थी, और आज देखिए। खैर सवाल खड़ा ये होता है कि ये जो फ्रीडम हाउस है ये खुद कितना फ्री है रैंकिंग देने में। खैर अमेरिका की कैथरीन मेयो ने 1927 में किताब लिखी थी मदर इंडिया। इस किताब में भारतीय समाज और खासतौर पर भारत की महिलाओं को लेकर दुष्प्रचार किया गया था, जिसका भारत ही नहीं भारत के बाहर भी विरोध हुआ। जानते महात्मा गांधी ने उस किताब के बारे में क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि ये किताब ये एक गटर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। हमारी आपसे अपील है कि देश के खिलाफ किसी दुष्प्रचार का हिस्सा ना बने, और कभी कहीं कोई देश को बदनाम करने की कोशिश करे तो उसे मजबूती से, मजबूत तर्कों से जवाब जरूर दें। इस काम में TV9 भारतवर्ष हमेशा आपकी मदद करेगा। अब बात बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के 294 में से 291 प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, यानी ममता ने अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट को छोड़ दिया है। आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों फैसला किया, ये रिपोर्ट देखें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। ममता ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 291 पर उम्मीदवारों की घोषणा की और कहा कि खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैंने ही बोला पहले, আমি সব মিটিংয়েই বলতাম কি আমাদের দুদলে খেলা হবে, দেখা যাবে কে আর জিতবে। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। আর এই হিন্দিতে হচ্ছে খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। ममता बनर्जी ने साल 2011 और 2016 में भवानीपुर से चुनाव जीता। इस बार उन्होंने वहां से राज्य के बिजली मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय को टिकट दिया और खुद नंदीग्राम में संग्राम का निश्चय किया है। दरअसल 33 वर्षों के वाम मोर्चा शासनकाल को उखाड़ फेंकने में ये क्षेत्र ममता के लिए आधार बना था। 2007 में जब तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने यहाँ उद्योग के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी, तब नंदीग्राम समेत आसपास के क्षेत्र के लाखों लोगों ने आंदोलन किया था। विपक्ष की नेता के तौर पर इस आंदोलन का मुख्य चेहरा ममता बनर्जी ही थीं। लेकिन नंदीग्राम के आंदोलन का आर्किटेक्चर शुभेंदु अधिकारी को माना जाता है। वहीं शुभेंदु अधिकारी अब नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। নন্দীগ্রামে মাননীয়া দাঁড়ান, পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক, যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন। আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 1.5 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। वर्ष 2011 और 2016 में नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। पिछले चुनावों के आंकड़े कहते हैं कि नंदीग्राम में मुस्लिम वोटों की भूमिका निर्णायक होती है। 2006 के विधानसभा चुनावों में यहां पहले और दूसरे दोनों स्थान पर मुस्लिम प्रत्याशी थे और हार जीत का अंतर करीब 3% ही था। लेकिन 2011 में टीएमसी के मुस्लिम प्रत्याशी ने लेफ्ट फ्रंट के हिंदू उम्मीदवार को हराया था और उस वर्ष जीत का अंतर 26% पहुंच गया था। इसी तरह 2016 में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 2011 से भी 7% ज्यादा वोट मिले थे।
माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अगर खुद नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ती तो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती और ऐसे में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिलता। दूसरी ओर भवानीपुर सीट पर 2016 में ममता बनर्जी को जरूर भारी जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनावों में उस क्षेत्र में टीएमसी को बीजेपी के मुकाबले 2% की ही बढ़त मिली थी। कहा जा रहा है कि इन्हीं समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम जाने का फैसला किया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय नंदीग्राम, আমার নাম তোমার নাম। ममता बनर्जी की जो राजनीति का कोर है उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं और शुभेंदु अधिकारी के तौर पर इसको एक इमोशनल फाइट देखा जा रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम का हीरो बताया जाता है। शायद इसी के साथ ममता ये प्रूव कर देना चाहती हैं कि नंदीग्राम का हीरो वो है ही नहीं। वैसे तो शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही ऐलान कर रखा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की लिस्ट का फिलहाल इंतजार है। उम्मीद है कि कल पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मिशन बंगाल चल रहा है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी के मिशन को मात देने के लिए ताबड़तोड़ रणनीति बना रही हैं। हालांकि इस सियासी खेल में हमारी पहली फिक्र बंगाल के युवाओं की है, जिनके लिए राजनीति से बड़ा मुद्दा रोजगार है। वैसे हमारी ये फिक्र न सिर्फ बंगाल की है बल्कि पूरे देश की है। यही वजह है कि आज एक बार फिर हम हरियाणा के नए कानून का विश्लेषण कर रहे हैं, जिस कानून में स्थानीय लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये कानून देश के विकास में बाधक है, जिसका मुख्य एजेंडा राजनीति है। हम आपको यह भी बताएंगे कि क्यों इस कानून को किसान आंदोलन से जोड़ा जा रहा है, खासतौर से वन नेशन वन मार्केट के सिद्धांत से। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण अब सूबे का नया कानून है और सच्चाई भी। 1 अप्रैल से ही हरियाणा की सरकार इस कानून को पूरे राज्य में लागू करवाने की मुहिम भी शुरू करने वाली है। हमारी प्राथमिकता है कि इस महीने के अंदर हम रूल्स ड्राफ्ट कर उनको भी पब्लिश करें कि अप्रैल फर्स्ट वीक से पूरे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट विभाग भी और लेबर विभाग भी एक ड्राइव चलाए, जिससे लोकल कैंडिडेट्स की हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। हो सकता है जल्द ही इसका असर गुरुग्राम, मानेसर और पंचकुला में काम कर रही कंपनियों पर भी दिखे, खासतौर से आईटी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बीपीओ जैसी कंपनियों पर, जिनका हब हरियाणा के इन्हीं इलाकों में है। यहाँ हजारों कर्मचारी देश के दूसरे प्रदेशों से आकर काम कर रहे हैं। इनमें आईटी प्रोफेशनल्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से लेकर अनस्किल्ड युवा भी हैं। लेकिन हरियाणा सरकार की प्राथमिकता में सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो हरियाणा में जन्मे हो या फिर पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में ही रह रहे हो। उन्हें ही स्थायी निवासी माना जाएगा, यानी यही लोग आरक्षण के हकदार होंगे और ये लोग हरियाणा सरकार की लिस्ट में सबसे ऊपर भी हैं। जब तक हम लोकल कैंडिडेट्स को प्राथमिकता नहीं देंगे, स्टेट्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। आज हमने तीनों चीज़ों को स्टडी करते हुए इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी कई दौर की बैठकें करी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस लोकल कैंडिडेट के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इतने वोकल हैं, क्या ये वोट बैंक की सियासत है? इसे बारी बारी से समझने की जरूरत है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने ही चुनावों में वादा किया था कि वो प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्वेशन कानून लाएगी। तो क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए जननायक जनता पार्टी ने नए कानून को अमली जामा पहनाया है? इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। हरियाणा में 15 से 34 साल तक के युवाओं की कुल संख्या 90 लाख से ज्यादा है, जिसमें बेरोजगार युवाओं की तादाद 26% है। मतलब इस कानून के बाद सीधे तौर पर इनका असर राज्य के लाखों युवाओं पर होगा, जो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी के लिए एक मुश्त वोट बैंक भी साबित हो सकते हैं। जो 75% को देख के लगता है कि पॉलिटिकल है, बहुत ज़्यादा हार्श है, इनको स्टेजेस के अंदर बढ़ाना चाहिए था। 15% से शुरू करते, अगले साल 25, ऐसे करके बढ़ा के 75 तक। सीधा ही आप 75 लॉन्च करो, ये तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वो लग रहा है। आईटी और कॉर्पोरेट के दिग्गज भी मानते हैं कि हरियाणा सरकार का फैसला राजनीतिक ज्यादा है, लेकिन इसका असर लंबे समय में न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के लिए भी घातक है। कैसे, हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन पहले आप संक्षेप में यह जान लीजिए कि ये कानून
है क्या, आखिर इस कानून में क्या है, इसे 7 सरल पॉइंट्स में समझिए। पॉइंट नंबर 1, 50,000 रुपए से कम वेतन वाली नौकरियों में ही आरक्षण लागू होगा। पॉइंट नंबर 2, जिस जिले में कंपनी है वहां के केवल 10% युवाओं को ही आरक्षण मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, बाकी 65% आरक्षण हरियाणा के दूसरे जिले के उम्मीदवारों को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, शुरुआत में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, यह आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में, सोसाइटी में, ट्रस्ट में या फिर पार्टनरशिप फर्म में लागू किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, स्थानीय उम्मीदवार अगर प्रशिक्षित नहीं मिले तो उन्हें ट्रेनिंग देकर नौकरी के लायक बनाया जाएगा। और लास्ट पॉइंट यह है, हरियाणा में जन्मे या पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे लोगों को ही स्थायी निवासी माना जाएगा, यानी यही लोग आरक्षण के हकदार होंगे। सवाल खड़ा ये होता है, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो ट्रेनिंग देगा कौन? कंपनी देगी या सरकार देगी? अब आप खुद सोचिए, वैसे देना किसको चाहिए? कानून की यही बातें कंपनियों के लिए चुनौती है। इस कानून की वजह से कंपनियों को स्किल्ड लेबर की कमी के साथ साथ सरकारी तंत्र से भी जूझना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती और खतरा उस सिद्धांत का है जिसमें वन नेशन वन मार्केट की बात कही जा रही है, या फिर जिसमें वन नेशन वन लॉ की बात की जाती है। सवाल उठता है कि अगर देश में हर राज्य सरकारें हरियाणा सरकार की तरह ही फैसला करने लगें, वन इंडिया वन लॉ की थ्योरी का क्या होगा? वन नेशन वन मार्केट को लेकर बने कृषि कानून का क्या होगा? जरा सोचिए, कृषि कानून में यही तो है। एक किसान पूरे देश में जाकर अनाज बेच सकता है। हर सूबे के किसान को हर राज्य में फसल बेचने का अधिकार होगा। हर मंडी, हर बाजार उसका अपना है। मतलब वन नेशन वन मार्केट। अगर राज्य इसी तरह दरवाजे बंद करने लगे तो क्या होगा? क्योंकि पहले से ही कई राज्य सरकारें प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार कर बैठी हैं। महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने तो नवंबर 2008 में ही स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण की व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था केवल उन्हीं उद्योगों पर लागू की गई थी जो सरकार से टैक्स सब्सिडी और इंसेंटिव चाहते थे। हालांकि इस व्यवस्था को अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका। जनवरी 2019 में तमिलनाडु के उद्योग मंत्री ने राज्य के लोगों के लिए 50% आरक्षण देने का वादा किया था। हालांकि ये भी अभी तक लागू नहीं हुआ। कर्नाटक की सरकार ने भी करीब 4 वर्ष पहले दिसंबर 2016 में स्थानीय लोगों को रोजगार में आरक्षण देने की योजना बनाई थी। हालांकि बाद में ये मामला कभी उठा ही नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग पहले ही कर चुके हैं। फिलहाल हरियाणा से पहले आंध्र प्रदेश देश का इकलौता राज्य था जहां प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये लिस्ट और लंबी हो जाए। युवाओं के लिए रोजगार राज्य की सीमाओं में ही सीमित हो जाए। ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टैलेंटेड हैं वो बैकफुट पे एक बार के लिए आ जाएंगे अगर इसको गो थ्रू करते हैं सारे। और अदरवाइज़ आई मीन जैसे हम पंचकूला की ग्रोथ के लिए बोल रहे हैं कि ये हिमाचल से जुड़ा हुआ है, देन पंजाब से जुड़ा हुआ है, देन हरियाणा में तो है ही है ये। एंड आप मोर ओवर मान के चलें कि ये मतलब तीनों सिटीज़ को कवर कर रहा है या तीनों स्टेट्स को कवर कर रहा है। तो जो यहाँ से जो बच्चे आते हैं, आई मीन हिमाचल में इतनी ग्रोथ नहीं है, वो हरियाणा को ढूंढता है, पंजाब को ढूंढता है। ऐसे ही अगर ऐसे सारी स्टेट्स करेंगी, आई मीन अगर महाराष्ट्र ऐसे करे या कर ले, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये डिफरेंट लेवल पे जाएगी। देखिए, आज की जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्किल सेट्स बदल रहे हैं। और जब स्किल सेट्स और टेक्नोलॉजी बदलती है तो कंपनी को ये चॉइस होना चाहिए कि वो कहाँ से सही मैन पावर लाए। अगर हम उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आपको अपने ही राज्य से लेना पड़ेगा, और ख़ासकर स्किल बेस्ड मैन पावर के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत डिस्करेजिंग होगा। एक तर्क ये भी है, अगर अनस्किल्ड कर्मचारी या फिर मजदूरों पर नया कानून लागू होता है तो एक हद तक ये बात समझ में आती है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों में मानसिक से ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ती है और इसमें किसी भी कंपनी या सेक्टर को बड़ा नुकसान नहीं होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को काम में प्राथमिकता भी मिल जाएगी। लेकिन स्किल्ड लेबर में ऐसा करना न कंपनियों के लिहाज से उचित है, न ही दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए। अगर अनस्किल्ड जॉब है तब आप जरूर इस तरह के काम लगा सकते हैं कि हमें लेबर चाहिए तो हम लोकल लेबर को यूज़ करें। लेकिन वहाँ पे भी एक खतरा ये रहता है कि अगर आप एक ही तरह का कॉम्पोजिशन रखते हैं और वहाँ पे किसी तरह की गुटबाजी होती है, यूनियनबाजी होती है,
वो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए भी एक चैलेंज होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना चाहिए कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। गुड पॉलिटिक्स मे नॉट बी गुड फॉर इकोनॉमी। ये बात जब तक हमारे राजनीतिक के लोग नहीं समझेंगे, इस देश का भविष्य बहुत गड़बड़ है। हरियाणा का सच ये है कि यहाँ काम करने वाले 70% लोग बाहर से आते हैं और 30% ही हरियाणा से। अब सरकार इसे उल्टा करने के लिए बोल रही है। हरियाणा सरकार इस कानून को लागू करने के लिए कंपनियों पर दबाव भी बनवाए। कंपनियां इस कानून का पालन करें, इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों को शक्तियां दी गई हैं। साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे में चिंता इस बात की भी है कि दबाव बढ़ने पर नया कानून कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांसिंग के कल्चर को बढ़ावा देगा, जिसकी चक्की में आखिरकार कर्मचारी को ही पिसना होगा। इसलिए तमाम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों को हतोत्साहित करने वाला बता रहे हैं। और अब फिक्र की बहुत बड़ी खबर जो मुंबई से आई है। आज मुंबई से दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। एंटिलिया कांड में जिस स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उसके मालिक बताए जा रहे शख्स की मौत हो गई है, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। इसकी लाश मिली है। मुंबई पुलिस को लगता है कि यह सुसाइड है, लेकिन सवाल है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में एक अहम कड़ी के साथ ऐसा अचानक कैसे हुआ। एशिया के सबसे अमीर आदमी के घर के सामने 25 फरवरी को स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक किसने रखा था? अंबानी परिवार को धमकी देने वाली चिट्ठी किसने लिखी? इसका जवाब मुंबई पुलिस तलाश ही रही थी कि एक खबर ने सबको सन्न कर दिया। जो शख्स स्कॉर्पियो गाड़ी का मालिक था, जिसने अपनी गाड़ी की चोरी हो जाने की शिकायत पुलिस से भी की थी और जो मीडिया के कैमरे के सामने आकर एंटिलिया कांड की परतें खोल रहा था, उसकी संदिग्ध मौत हो गई। 4 मार्च की सुबह मनसुख हिरेन घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। 5 मार्च की सुबह घर वालों ने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में मनसुख की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और कुछ ही घंटे बाद मनसुख की लाश मिली। जिस व्यक्ति की स्कॉर्पियो गाड़ी थी, जिसे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने थाने से तलाश लिया था, क्योंकि फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था स्कॉर्पियो में, और ये नंबर प्लेट मुकेश अंबानी के काफिले में जो कारें चलती हैं उनकी सुरक्षा में, उन सुरक्षा की कारों का नंबर प्लेट था। ये नंबर प्लेट फर्जी था। ऐसे में 33 नंबर के जरिए गाड़ी के मालिक तक पहुंचा गया, गाड़ी के मालिक का स्टेटमेंट दर्ज किया गया और अब वही गाड़ी का मालिक, उसका शव जो है थाने के कलवा में संदिग्ध अवस्था में पाया गया। हफ्ते भर पहले मनसुख एंटिलिया कांड की वजह से सुर्खियों में थे, हर न्यूज चैनल पर दिख रहे थे। पुलिस मनसुख के इनपुट पर ही अपनी जांच बढ़ा रही थी, मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जाल बिछा रही थी। लेकिन जांच के बीच में ही मनसुख की मौत ने सबको शॉक कर दिया। मुंबई पुलिस को यह मामला सुसाइड का लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि कलवा ब्रिज से कूदकर मनसुख ने आत्महत्या कर ली। हो सकता है कि जांच के बाद यह शख्स सही निकले, लेकिन अभी ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब मुंबई पुलिस के पास अब तक नहीं है। सवाल नंबर 1 कि जब मुंबई पुलिस एंटिलिया कांड की जांच आतंकी एंगल से भी कर रही थी, तो मनसुख को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सवाल नंबर 2 आखिर किस बिना पर मुंबई पुलिस को यह केस सुसाइड का लग रहा है? सवाल नंबर 3 क्या घटना स्थल की जगह पर पुलिस को सीसीटीवी में मनसुख दिखे हैं? महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने खुद माना है कि यह मामला बहुत बड़ा और गंभीर है। तो वहीं पूर्व सीएम फडणवीस ने एंटिलिया कांड की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। मुंब्रा के एरिया में यह डेड बॉडी मिली है, इससे यह पूरा प्रकरण बहुत ज्यादा फिशी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर हो रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जिससे खतरा है,
उसने पूरी प्लानिंग के साथ एंटीलिया की रेकी की, मुकेश अंबानी का पीछा किया। यह किसी पेशेवर का ही काम लग रहा है। मुंबई पुलिस को देश की सबसे काबिल पुलिस माना जाता है, लेकिन अभी तक एंटीलिया कांड में पुलिस के हाथ खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले की NIA जांच होनी चाहिए और वो जल्द ही जो तमाम सबूत उनके पास हैं इसकी जानकारी वो गृह मंत्री को देंगे और ये सबूत उन्हें सौंपेंगे ताकि इस मामले में NIA जांच शुरू हो सके। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ अश्विन पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। इस व्यक्ति के परिवार वालों का कहना है कि जिस जगह पर इस व्यक्ति का शव मिला है वहां पर कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। वहां पे एकदम दलदल स्लश है, वहां पर कोई कैसे सुसाइड करेगा। देखते हैं आगे क्या निकलता है। अब फिक्र को दूर करने वाली कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन टैंक का नया वर्जन सेना में शामिल कर लिया गया है और ये नया टैंक देश की तरफ आंख उठाने वाले देश के दुश्मनों को करारा जवाब देगा। अब आपको बताते हैं कि नया अर्जुन टैंक भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इससे दुश्मन के हेलीकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, इससे मिसाइलें दागी जा सकती हैं और थार से लेकर मैदान तक ये मार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की यह शक्ति दुश्मन देशों को दहलाने के लिए काफी है। सेना की 72 मांगें और DRDO के 71 बदलावों के बाद निकला ये मेन बैटल टैंक अब भारतीय सेना की शान बन चुका है। यह अर्जुन MK-1A टैंक है जो थार और मैदान में दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। हंटर किलर यानी भारतीय सेना का वो हंटर जो जल्द ही इंडियन आर्मी में शामिल होने वाला है। वैसे तो अर्जुन टैंक का मार्क 1 पहले से इंडियन आर्मी के पास है, लेकिन और ज्यादा बेहतर और ज्यादा शक्तिशाली रूप में जल्दी मार्क 1 अल्फा भारतीय सेना में शामिल होगा। ये वो रणकुबेर है या फिर ये वो जाबाज है जिसके आते ही भारतीय सेना की जमीनी तौर पर ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। भारत की ये कामयाबी दुश्मन देशों को इसलिए भी चुभ सकती है क्योंकि दुनिया भर के तमाम लड़ाकू टैंक या तो इसकी बराबरी के हैं या फिर इससे कमतर। बात वार की हो या फिर रफ्तार की, अर्जुन टैंक हर मामले में बेजोड़ है। इस आधुनिक अर्जुन टैंक को हंटर किलर भी कहा जाता है क्योंकि ये वो हथियार है जो अपने शिकार को खुद ही तलाश भी कर लेता है और फिर उसे खाक भी। कि आपको बदलते वक्त के साथ हमेशा अपनी तकनीक को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। यही है भारतीय सेना का और DRDO का मोटिव भी। इसीलिए मार्क 1 अल्फा वर्जन लाया गया जिसका मकसद था ना सिर्फ इसकी नाइट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना बल्कि इसकी एक्यूरेसी को, यानी इसकी जो अटैकिंग एक्यूरेसी है गन्स की, उसको भी इजाफा करना। भारत के पास अब तक 2 रेजिमेंट थी मार्क 1 की, लेकिन अब जब 118 नए टैंक आएंगे तो 2 नई और वर्जन खास तौर पे मैदानी इलाकों में या रेगिस्तानी इलाकों में और ज्यादा इजाफा करेगी। अर्जुन टैंक को सेना में शामिल किए जाने के बाद सेना ने इसके अपडेटेड वर्जन के लिए 72 तरह के सुधारों की मांग की थी, जिसके बाद DRDO ने सेना के सुझावों को शामिल करते हुए नया हंटर किलर टैंक अर्जुन मार्क 1A तैयार किया। अर्जुन मार्क 1A अर्जुन टैंक का ही नया वर्जन है और पहले के वर्जन से ज्यादा अपग्रेडेड, ज्यादा शक्तिशाली, घातक और विध्वंसक है। अर्जुन टैंक में कुल 71 बदलाव किए गए हैं, जिनमें 40 बड़े बदलाव ऐसे हैं जो इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंक की श्रेणी में लाते हैं। भारत के पास मार्क 1 वर्जन का या फिर आप अल्फा वर्जन का एक और बड़ा कारण ये था कि इसकी लीग में या इसके साथ में कोई इतना भारी टैंक अब तक भारत के पास नहीं था, जो डेजर्ट इलाकों में या फिर मैदानी इलाकों में बहुत जरूरी है। करीबन इसका वजन 70 टन का है,
जो अब तक इस लीग में किसी टैंक का नहीं रहा। T90 जैसे टैंक भी करीबन अमूमन 45 से 50 टन के होते हैं, लेकिन अब इसके आ जाने के बाद न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भर क्षमताओं में इजाफा होगा, बल्कि और ज्यादा हमें जमीनी तौर पर या जमीनी लड़ाई में, कन्वेंशनल वॉर में और ज्यादा मजबूती मिलेगी। 68 टन वजनी और 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले इस टैंक में लगा गन कंट्रोल सिस्टम और ट्रैक सिस्टम इंजन स्वदेशी है। इसमें 1200 mm की गन के अलावा 7.62 mm और ग्राउंड टारगेट के लिए 12.7 mm की गन लगी है। इससे रात में भी दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि इसमें थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, इस अर्जुन टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी है, जिससे जमीन से ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया जा सकेगा। टैंक में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक होता है फायर पावर, दूसरा है प्रोटेक्शन और तीसरा है मोबिलिटी। इस टैंक में मार्क 1 से हमने तीनों में इम्प्रूव किया है। अगर आप लोगे लिथैलिटी के बारे में या फायर पावर के बारे में, तो मेन गन एक है, कोएक्सियल गन है उस गन के पास ही, और ये है एयर डिफेंस गन। तो हमने इस एयर डिफेंस गन को पूरा ऑटोमेटेड किया। अब जल्द ही 118 अर्जुन मार्क 1A टैंकों की 2 रेजिमेंट बनेंगी। दोनों ही रेजिमेंट में 59 टैंक होंगे। यानी थार से लेकर मैदान तक कहीं पर भी अगर दुश्मन ने नजर डाली तो अर्जुन के वार से उसका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। यहां अर्जुन तैयार है और वहां पाकिस्तान में बैठे कौरव परेशान है। अब आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 9 मार्च को जारी होगा मैनिफेस्टो। 10 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी दीदी। असम में बीजेपी के 70 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जलुकबरी से उम्मीदवार। मुंबई जिलेटिन कांड में नया ट्विस्ट। कार मालिक मनसुख हिरेन का शव थाने में मिला। उद्धव सरकार ने एटीएस को सौंपी जांच। देवेंद्र फडणवीस ने एनआईए जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भेजा समन। 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। अहमदाबाद टेस्ट में ऋषभ पंत की धमाकेदार पारी। 118 गेंदों पर बनाए शानदार 101 रन। इंग्लैंड पर 70 से ज्यादा रनों की बढ़त। वॉशिंगटन सुंदर 60 पर नॉट आउट। और अब देखते हैं जो है सो है दिनेश गौतम के साथ। कल मेरे पास एक फोन आया। बोलने वाले ने कहा कि वो डी क्लटरिंग सर्विसेज देते हैं। ये भी पूछा कि क्या मैं सर्विसेज का तलबगार हूं। इस तरह की सर्विसेज के बारे में पहली बार सुना था। मैंने कहा मैडम करते क्या हैं आप लोग? बताया गया कि घर से फालतू सामान को हटाते हैं और बच गए सामान को तरतीब से रखकर घर को रहने लायक बनाते हैं। यह भी बताया गया कि हमारे देश के लिए कॉन्सेप्ट नया है। मैंने कहा आपका नंबर रख लेता हूं, जरूरत हुई तो फोन करूंगा। पहले लगा कि ये तो हर घर में रोज होने वाला काम है, इसके लिए कंपनी क्यों? पर गौर से सोचा तो लगा कि आइडिया इनोवेटिव है और हमारे देश के लिए तो खासतौर से जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, ज्यादातर लोगों के घरों में देख लीजिए, यहां तक कि बहुतों की कारों में, अलमारियों में देख लीजिए। अनावश्यक सामान का होना और सामान का बिखरा होना एक आम समस्या है। बड़ी समस्या यह भी है कि जो सामान आम दिनों में फालतू लगता है वो किसी को देते हुए या फेंकते हुए जरूरी लगने लगता है। लिहाजा महसूस हुआ कि डी क्लटरिंग हमारे दिमाग की, सोशल मीडिया की, सोशल पॉलिटिकल स्पेस की भी होनी जरूरी है। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।